सो कसं काय केम शो क्या बना छो सर, आ गए सर एक और नए अलग अपने पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 के वीडियो के साथ। और सर आज इस चैप्टर का सुहा कर देंगे, आज इस चैप्टर में डंका बजा के जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर आज इस चैप्टर में कोई भी हमें हरा नहीं सकता इस वीडियो के बाद सर। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 हमारा पूरी तरीके से एनसीईआरटी पकड़ में आ जाएगा, और एनसीईआरटी पकड़ में आ जाएगा मतलब कॉन्सेप्ट सारे के सारे इस चैप्टर 1 के रिलेटेड हमारे पकड़ में आ जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का करने का हमारा जो मोटिव है, मोटिव को क्लियर रखो सर। एम जो है, फोकस जो है वो ये है कि कॉन्सेप्ट सारे के सारे पकड़ में आने चाहिए एनसीईआरटी के। ठीक है, ये हमारा इसमें फोकस और मोटिव होना चाहिए। और साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो होंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कोई हमें मान दे दे, कोई भी कभी भी जगह के पूछ ले एनसीईआरटी में सर कुछ भी, हमसे एनसीईआरटी सारा बन रहा होगा। भैया आप ये कौन सी बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा तो आपने मिस किए हैं वीडियोस। इट मीन्स आपने स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं। ये संकल्प सीरीज जो हमने शुरू किया है सर, ये आपने नहीं देखा है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प, ये तो संकल्प बैच है हमारा, इसका जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले जाके अगर इस वीडियो को शुरू किया है देखना तो अभी इस वीडियो को रोक दो, जाके पहले अपना मेरा पहला वीडियो और उसके बाद तीसरा वीडियो देख लेना। दूसरा देखो या ना देखो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्यों? तीसरा वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकता है सर, क्योंकि पुराने वाली वीडियो से थोड़ा बहुत लिंकेज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को सर। फिर से बता दूं, एनसीईआरटी फुल फोकस से करेंगे, पूरी एनसीईआरटी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्लो चलेंगे। वीडियो की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इट मीन्स डीप घुस के हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियोस बनने वाली है। तो अगर आप लोग पेशेंस वाले बंदे हैं, टिक के बैठने वाले बंदे हैं, तो ये भाई वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद जितना भी आज कवर हो जाएगा, मीन चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। इसके बाद एनसीईआरटी का आपको एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन दे दे नहीं फंसेगा। हाँ, जो एपेक्स लेवल के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो आप बोलते हैं ना भैया कुछ अलग होता है इन क्वेश्चंस में, भाई वो सब हम लोग करेंगे। पर एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी जब खत्म होगी ना, उसके बाद हम लोग करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से करेंगे, पास्ट ईयर के पेपर से करेंगे, सपोर्ट मटेरियल से करेंगे। सर सीबीएसई जो भी चीज़ें इशू करते हैं, हम उन सब चीज़ों का भरपूर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है सर, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। 2 मिनट में 2 मिनट से ज़्यादा ले चुका हूँ आप लोगों का। अब शुरू करते हैं सर वीडियो को। और हमने पिछली वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था सर, पिछली वीडियो में हमने कहाँ छोड़ा था? हमने एक्सरसाइज 1.1 के आपको क्वेश्चंस कौन कौन से होमवर्क में दिए थे? मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये 1 से लेके 4 तक। ओके सर, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और इससे रिलेटेड मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाए थे, ऊपर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए थे। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो अब हम लोग इसमें जो आगे हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कहाँ से, सॉरी 5 भी हो गया था, 5 भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा समझाया था? मैंने आपको समझाया था कौन सा था, ये वाला था ना। हाँ, एग्जाम्पल 1 समझाया था इसके रिगार्डिंग, मतलब इससे रिलेटेड था एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। ठीक है सर, तो बचे हुए 2 क्वेश्चंस को अभी करते हैं और चलेंगे इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 का, जहाँ पे मोस्टली बच्चे का दिमाग थोड़ा सा फंसता है, दिमाग ख़राब होता है, और पेपर में आता है तो मार्क्स थोड़ा गवा के उसमें वो लोग आते ही हैं। थोड़ा क्यों बोल रहा, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत को लाइन वो रट के जाते हैं, तो उतना लिख देते हैं और थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाता है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी। सर इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होगा, चलिए उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अभी से आपका और ज़्यादा उत्सुकता नहीं बढ़ाता, सीधा शुरू करते हैं सर। देखिए, ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रिलेटेड है आपका कंपोजिट नंबर से। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? इसको मैंने आपको पिछले वाले क्लास, जो क्लास नंबर 1 हुई थी चैप्टर नंबर 1 का, उसमें मैंने आपको समझाया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत मैं दिलदार हूँ, इसलिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर मैंने क्या समझाया था? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर के पूरे उल्टे होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया? प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सिर्फ 1 से जाए और अपने टेबल से जाए। मतलब जैसे 2 हो गया सर, 2 सिर्फ 1 से जाता है और अपने टेबल से जाता है। जैसे कि 3 हो गया, 3 सिर्फ 1 से जाता है और अपने टेबल से जाता है। जैसे कि 5 हो गया, 5 सिर्फ 1 से जाता है और अपने टेबल से जाता है। इन द सेम वे को प्राइम इसका पूरा उल्टा होगा भैया। मतलब जैसे कि 12 हो गया, क्या 12
सिर्फ 1 से जाता है और अपने टेबल से जाता है? नहीं भैया, 12 तो 2 से भी जाता है। अच्छा, 12 तो 3 से भी जाता है। अच्छा, 12 तो 6 से भी जाता है भैया, और 12 से तो जाता ही है। इसका मतलब क्या 12 और 1 को छोड़ के क्या इसके और भी फैक्टर्स हैं? हाँ भैया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए 15, क्या 15 के और फैक्टर्स हैं? हाँ भैया, 1 और 15 तो है, लेकिन 3 से भी जाता है। ओके, 5 से भी जाता है। ओके, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भैया 15, 12 ये सारे नंबर जिनके एक और अपने टेबल से किसी और नंबर से भी जाते हैं, इसका मतलब जिसके, फिर से मैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, वन मोर टाइम, द नंबर्स विच हैव 2 और मोर फैक्टर्स, 2 और मोर फैक्टर। भैया फैक्टर का मतलब क्या समझाया था आपने? भैया फैक्टर मतलब मैंने बोला था कि जो उससे डिवाइड होता हो। फैक्टर का मतलब जो उससे डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका है 3, यहाँ पे 3 फैक्टर है 12 का, मतलब 3 12 से डिवाइड होता है। 2 फैक्टर है 12 का, मतलब 2 12 से डिवाइड होता है। 6 फैक्टर है 12 का, मतलब 6 12 से डिवाइड होता है। 6 2 12, समझ रहे हैं? कोई भी नंबर ले लो, 27 3 का फैक्टर है, क्यों? 3 से 27 डिवाइड होता है। 27 का फैक्टर 9 भी है, क्यों? 9 27 से डिवाइड होता है। 9 3 27। तो सर कोई भी नंबर अगर फैक्टर है उसका, और कितने फैक्टर्स? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। भैया 2 भी क्यों? क्योंकि प्राइम में तो 2 तो निकल ही जाते हैं प्राइम में। जैसे कि 5 है, 5 में एक 5 खुद भी एक अपने आप में फैक्टर है, क्योंकि 5 5 जा 1 होता है, और 1 तो है ही है। तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से जब ज़्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं तो सर हम उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं सर? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ आ गया? ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैंने आपको क्या समझाया था? अच्छा, जिसको भी मेरी स्पीड स्लो लग रही हो, स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो, लेकिन भाई स्किप कुछ मत करना, स्किप कुछ भी मत करना। क्या पता 1 मिनट में कुछ चीज़ मैं ऐसा बोल जाऊँ जो कि आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए, जो आपको समझना था, बट या कॉन्सेप्ट कोई मैंने समझा दिया और छोटा सा कोई ट्रिक समझा दिया और आपने स्किप मार दिया, है ना? तो 30 सेकंड 10 सेकंड भी स्किप मत करना। स्पीड बढ़ानी है बढ़ा लो, लेकिन इतना भी मत बढ़ाना कि आपको दिमाग में घुसे नहीं। बस देखने के लिए मत देखो भाई, देखो, क्योंकि यहाँ हवाबाजी करने के लिए तो बैठे नहीं है ना? बैठे तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, तरीके से एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हवाबाजी में बस दिखाने के लिए नहीं आया है 10 दिन में 10 चैप्टर खत्म, वैसे नहीं करेंगे। लंबा खींचेंगे, और लंबा ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट वाला नहीं खींचेंगे, एकदम डीप रूटेड घुस के करेंगे कि एकदम जड़ से सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जिस पे पेशेंस से तसल्ली से बैठ के काम कर सकता है वही मेरे साथ टिकेगा इस संकल्प बैच में, वरना बाकी लोग ओके टाटा बाय बाय हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे आपको वो बोल रहा है एक्सप्लेन, क्या ये एक ना क्वेश्चन है और ये भी एक, मैं 2 पार्ट है इसके, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दोनों में से मैं बड़ा वाला आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्या ये और ये एक कोप्राइम सॉरी कंपोजिट नंबर्स है? ये आपसे पूछ रहा है दोनों पार्ट में क्या ये कंपोजिट नंबर्स है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ, बड़ा सा लग रहा है तो मैं सेकंड समझा दे रहा हूँ, फर्स्ट आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, करने को मैं फर्स्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा आपको ये वाला लग रहा होगा, इसलिए मैं ये आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, कंपोजिट नंबर करने के लिए हमें सिर्फ एक ही इंटेंशन होनी चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए हमारा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर निकल गया तो मैं इसको कंपोजिट बोल दूंगा, 2 या 2 से कम फैक्टर है तो मैं इसको कंपोजिट नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में क्या करने वाले वो क्लियर हो गया। 2 से ज़्यादा फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए तो कंपोजिट है। और यूनिक फैक्टर सर, ये नहीं कि भाई 3 को 2 बार लिख दिया ना भाई, 3 2 5 ऐसे अलग अलग निकलने चाहिए फैक्टर्स। ये नहीं एक ही फैक्टर को 10 बार लिख रहे हो, एक ही 2 को 10 बार लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 के आप बोल रहे हो भैया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 तो 2 बार आ गया भाई। ऐसा नहीं, एक बार कोई चीज़ होगी, मतलब इसमें से मैं एक को ही पकड़ूंगा, ऐसा मतलब यूनिक। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 2 और एक 3। ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 बार हो गया तो 2 फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर, नहीं, 2 ही फैक्टर है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे यूनिक फैक्टर निकालने। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा हर जगह पे मल्टीप्लाई है, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, कौन सा? ये वाला जगह। यहाँ पे क्या है सर? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 है। और यहाँ पे भी कहीं 5 है क्या? सॉरी प्लस है, 5 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लस है ना? प्लस के इधर 5 है क्या? प्लस के इधर भी 5 है कहीं? हाँ भैया ये रहा 5, और यहाँ पे भी 5। तो एक काम करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को अगर मैं कॉमन लूँगा, एक और चीज़, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग पे कोई मत जाना। ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है भैया, ओके, मैंने यहाँ से 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भैया 5 कहाँ गया? अरे भाई 5 तो बाहर निकाल लिया ना। ठीक है भैया, प्लस में 5 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? भैया कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ
इन सबको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 और मल्टीप्लाई में इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है देखो। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट। अच्छा, मैं यहाँ कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हम थोड़ा सा बस जल्दी कर सके। आप लोग कैलसी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोगों को हाथ से करना है। मैं आप क्लास 10 निकाल चुका हूँ तो मेरे को ये सहूलियत है, आप लोग को नहीं है। जोक्स अपार्ट, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी होगा, दैट्स इट, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। बट आप लोग को कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ानी है, अपने कैलकुलेशन हाथ से करने की, कैलकुलेटर पेपर में अलाउ नहीं है सर, ठीक है। ओके, तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 6 तो 42 होता है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू में 3 इंटू में 2, ठीक है, कितना आया 108। और 108 में +1 करेंगे तो 109 है ना। ये देखो 5 और अंदर हमारे पास था यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 108 प्लस में 1 यही था। तो यहाँ पे बना 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉरी 1009, ये बना हमारे पास। अब आप ध्यान से देख लो, ये 1009 ना एक प्राइम नंबर है सर। ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जो किसी के टेबल में नहीं आता। 3 से भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 से जाने के लिए इनका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था पहले वाले पार्ट में 3 से डिवाइड कैसे करते हैं। सर देखो 9 1 को ऐड करेंगे तो 10 होता है, क्या 10 3 से जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पीछे ऑड है, 7 से भी नहीं, किसी से भी नंबर से ये नहीं जाएगा। इट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर, ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो 5 और 1009 ये 2 नंबर्स हमारे निकले हैं, जिनको, जो कि क्या है सर, हमारी ये नंबर, ये जो पूरा नंबर लिखा है ना यहाँ पे, ये पूरा, इसके ये क्या है, फैक्टर्स है। भैया अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ तो 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं। भाई 2 फैक्टर्स नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। कैसे? 2 तो मैंने यहाँ से निकाल दिए, और क्या ये अपने खुद के टेबल से नहीं जाता होगा? मतलब भैया, अरे भाई ये 1009 को आप, ये 1009 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है? 5045। ये 5045 भी तो अपने आप से डिवाइड होता होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 12 है, तो 12 अपने आप से भी तो डिवाइड होता है, 5 अपने आप से भी तो डिवाइड होता है। तो वैसे यहाँ पे जो आपका ये नंबर है 5045, ये भी तो अपने आप से डिवाइड होगा। हाँ भैया होगा 5045, और साथ ही साथ 1 से भी होगा। तो क्या इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर निकल गया? हाँ भैया, एक 5 निकल गया और एक 1009 निकल गया। इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बोलेंगे यस दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा लाइन, ये पूरा लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। और कैसे? उसके ऊपर ये बस पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। ये पहला वाला स्टेप, ये दूसरा वाला स्टेप, ये तीसरा वाला स्टेप, और कुछ नहीं। ये फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, क्लियर है। और उसके नीचे ये वाली लाइन लिख देंगे कि दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, और कुछ नहीं। अरे बाबा समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बोलो, ऑल क्लियर? हाँ भाई, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं ना? ओके, आगे बढ़े। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपके होमवर्क में है सर। ये वाला पार्ट आपको खुद होमवर्क में करना है, कोई मुझे मस्ती मजाक नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए ये होमवर्क में, ठीक है। ये आई होप आपने ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये 1 से लेके 5 तक आई होप आपने होमवर्क में किया होगा। नहीं किया भाई, आप अपने ही पेट पे लात मार रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो। अगर आपने ये जो मैंने होमवर्क दिया था नहीं कर रहे हो, पहली क्लास का पहला होमवर्क था ये, अगर यहीं पे आप मक्कारी करना शुरू कर दो सर, यकीन मानिए 90 क्या फिर पास होने के लाले पड़ जाएंगे। बात कड़वी लगेगी, बुरी लग रही होगी, लेकिन यही सच है। जो आप खुद सोच के देखो, आप पेपर के एंड में तैयारी करने लगोगे, पेपर के एंड में आके थोड़ा पढ़ाई करोगे, उसमें चांसेस है भी और नहीं भी। इतना रिस्क क्यों लेना भाई? आप खुद सोचो ना, अगर ऊपर से कोई बंदा देख भी रहा है तो वो क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना, यार ये इस बच्चे ने जो पूरे साल मेहनत किया उसको मार्क्स देना चाहिए। आपको वो क्यों देगा जब आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, है ना? तो इसलिए मेहनत करो। मैं ज़्यादा होमवर्क वैसे भी नहीं देता हूँ, जितना दिया है बस उसको शिद्दत और इज्जत से कर लो, और कुछ नहीं, ठीक है। क्लास में जो करा रहा हूँ वो मेरे साथ रिवाइज़ करते रहो, और जितना होमवर्क देता हूँ उतना कर लो, और कुछ नहीं करना सर, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और इतना तो कर लो, उसके बाद डिमांड करना भैया RD RS ये सारे रेफरेंस बुक्स का। आप लोग के ना डिमांड्स बहुत होते हैं, भाई ये भी करना है, आप तो वो कर नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे। भाई जो करा रहा हूँ वो तो कर ले पहले, उसके बाद बात कर लेना। तू पहले कर तो सही, इतना तो करके दिखा, ठीक है। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। इसका ये वाला फर्स्ट पार्ट आपके होमवर्क में, सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की और। तो देखो भाई 7th क्वेश्चन, चलो 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 मिटाओ, इसे मिटाओ, इसे मिटाओ। 7th क्वेश्चन, एक बार प्रॉब्लम सम पढ़ना ध्यान से, बैठ के पढ़ो चुपचाप। 7th क्वेश्चन पढ़ो।
पढ़ लिया? क्या बोला है यहाँ पे? ध्यान से पढ़ो मेरे साथ। ये ना वर्ड प्रॉब्लम्स अभी तो चलो इस चैप्टर के अंदर है, तो आप लोग क्लिक कर लोगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे। पेपर में जब आएगा ना सर, पेपर में आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये कौन से चैप्टर का है, क्योंकि सब तो चैप्टर मिक्स होंगे। वहाँ तो बोल के आएगा नहीं कि मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद पता लगाना होगा कि ये इस चैप्टर का है। और प्रॉब्लम्स हम आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, 2 में, 3 में, 4 में, 4 चैप्टर तक आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसके बाद के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो अलग ही दिख जाते हैं, लेकिन चौथे जो 4 चैप्टर्स हैं ना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई कौन से चैप्टर से आया है। सच बता रहा हूँ, अगर आपको डीपली आप प्रॉब्लम्स उसको पकड़ नहीं पाए ना, मतलब प्रॉब्लम्स हम पढ़ते कैसे सर, उसका तरीका एक अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या पूछा है वो निकालते कैसे, उसका तरीका ही कुछ और होता है। तो इसलिए मेरे साथ बैठो, मैं आपको समझाता हूँ ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है, क्या होगा इसमें। देखो भाई सुनो, यहाँ पे बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यहाँ तक सब फालतू बातें थी, सर्कुलर पार्ट था, स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास हमें मतलब नहीं है। आगे का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है सोनिया ने लिया 18 मिनट। अब ना एक चीज़, वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले, वर्ड प्रॉब्लम जब भी करने जाओ उससे पहले ना आप लोग थोड़ा सा दिमाग को खोल लेना। दिमाग खोलने का इन द सेंस कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना, थोड़ा सा बुक से हट के आप लोग जो भी चीज़ उसमें बोल रहे होंगे ना, उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करने की कोशिश करना, उसको प्रैक्टिकली सोचना कि वो क्या चीज़ बोलना चाहता है, वो कैसे चीज़ों को समझा रहा है। ठीक है, बस ये मत सोचना कि भाई इसने तो लिखा नहीं है ये चीज़ तो मैं कैसे मान लूँ। आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद से बुद्धि लगानी होगी कि वहाँ पे अगर वो किसी चीज़ की बात कर रहा है तो वो क्या हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से इस जगह पे पहुँचना है किसी जगह पे, तो आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि मैं उसमें क्या सोचूंगा। मैं लेट, बहुत देरी से देरी पहुंचने की कोशिश करूंगा या जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जल्दी से जल्दी मतलब मैं सोचूंगा यहाँ से मैं वहाँ जाऊँ तो कम से कम टाइम लगे। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक दिमाग में चलना चाहिए। आप ये कोई आपको बताएगा नहीं, आप खुद यहाँ से अगर स्कूल जाना चाहो आप क्या चाहोगे, आप कम से कम टाइम में पहुँचो, है ना, मतलब टाइम क्या कम से कम लगे। बात समझ रहे हो? अगर मैं कोई एक डब्बा है उसमें कोई सामान को फिक्स करना चाहता हूँ तो उसमें क्या चाहूँगा मैं, कम से कम सामान फिट हो या ज़्यादा से ज़्यादा सामान फिट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। ये है कॉन्सेप्ट, ये आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा सर। ठीक है, समझ आ रही है बात? कोई अगर बहुत सारा सामान आया है, मेरे पास डब्बा है, कुछ कम ही डब्बे हैं, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक डब्बे में कम से कम सामान हो, नहीं, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह पे एक डब्बे में फिट हो जाए तरीके से। ठीक है, तो इस ये जो अभी मैंने बोला ना, इस पर्सपेक्टिव से आप क्वेश्चन को पढ़ना, आप समझ आएगा। सोनिया लेती है 18 मिनट क्या करने में, ड्राइव करने में। किसको? एक चक्कर, किसका? उस फील्ड का, जो भी फील्ड है उसका एक चक्कर घुमाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, रवि लेता है 12 मिनट फॉर द सेम, उसी सेम फील्ड में घूमने में रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया और दोनों के दोनों एक साथ घूमे सर्कुलर पार्क में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में गए। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ, तो प्रैक्टिकली मैं आपको एक इंसिडेंट बोलता हूँ, आप बताना कि आप क्या उसमें सोचोगे। ठीक है, आप और आपके दोस्त, अभी छुट्टियाँ चल रही है, आप लोगों ने सोचा हम घूमने जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने एक मीटिंग पॉइंट फिक्स किया कि हम सब लोग ना इस मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलेंगे, हमें जाना है यहाँ पे, हम लोग इस मेट्रो स्टेशन के नीचे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को जाना है वेस्ट टू वंडर। ठीक है, वेस्ट टू वंडर दिल्ली का एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे 7 मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आपको वहाँ जाना है। आपने वहाँ जाने के लिए आप सब ने सोचा कि हम सब लोग जसोला अपोलो का जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे मिलेंगे, आप सब ने सोचा। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहोगे, आप सारे के सारे दोस्त क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे हम सबको मिलने में, क्या कम से कम टाइम लगे? ऑब्वियस सी बात है, कम से कम टाइम लगे हम सबको एक साथ मिलने में। जब भी टाइम की बात आती है तो हमेशा कम से कम लगने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। जब भी टाइम आता है, कहीं हम जा रहे हैं तो कम से कम टाइम लगे, कोई पेपर लिख रहे हैं तो कम से कम टाइम में हो जाए, सब लोग कहीं मिल रहे हैं तो कम से कम टाइम में हो जाए। ठीक है, कुछ हम लोग खा रहे हैं तो कम से कम टाइम में खाना कंप्लीट हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो कम से कम टाइम, ठीक है, कम से कम, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी क्यों, अभी समझ आएगा। तो इसका मतलब ये जो रवि है और यहाँ पे ये जो सोनिया है, ये भी जब आपके गए होंगे मिलने के लिए, मतलब एक मीटिंग, कहीं दोनों के दोनों सेम साथ भागे होंगे, कोई जल्दी भागा होगा, कोई लेट मतलब किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की स्पीड स्लो होगी, लेकिन दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पे मिले होंगे, है ना, एक मीटिंग पॉइंट होगा। तो वो क्या होगा, मतलब पहली बार कम से कम टाइम में दोनों के दोनों कोशिश करेंगे मिलने के,
है ना। ये तो नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, कम से कम टाइम में दोनों के दोनों जहाँ मीट हुए हो, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब वो कम से कम टाइम की बात करे, इसका मतलब क्या वो एलसीएम की बात कर रहे हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट सर क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बात समझ आ रही है। अब जमी बात क्या बोलना चाहता था, मतलब ये क्वेश्चन एलसीएम करने को बोल रहे हैं आप लोगों को। भैया दिमाग घुमा दिया इस क्वेश्चन ने तो। ये एलसीएम कहने को क्या है, मतलब एलसीएम बोल रहे हैं ये करने को। हाँ भाई, ये आपको बोल रहा है एलसीएम करके दो। भैया क्या बात है भैया, मज़ा आ गया भैया सही में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ भाई ऐसा भी पूछ सकता है। इट मीन्स आपको सिंपली 18 का और 12 का आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, सॉरी 3 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 बार में 2 1 जा 2, और फिर 3 से जाएगा। तो हम पे फैक्टर्स आएंगे 2 3 2, उसके बाद 3, ये हम पे फैक्टर्स आएंगे 2 3 2 3। ठीक है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या निकला, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36। इसका एलसीएम निकला मेरा 36। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेना, यही है। इसका मतलब ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कम से कम टाइम, मतलब 36 मिनट्स में दोनों के दोनों मिल जाएंगे, 36 मिनट में। ठीक है, इसको 18 मिनट लगते हैं, इसको 12 मिनट लगते हैं। अब आप खुद देख लो, ये जब भागेंगे, मतलब ये एक चक्कर लगाएगी, पूरा 18 मिनट लगेगा इसे करने में, और इसको लगेगा 12 मिनट। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ ये आखिर हुआ कैसे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें चीज़ समझ आनी चाहिए। अब ये जैसे देखो, ये भागी पहले, इसने अपना पूरा एक चक्कर जल्दी कंप्लीट किया होगा, किसने, सोनिया ने 18 मिनट में। वहीं पे सॉरी ये 18 मिनट, ये रवि ने पहले किया होगा 12 मिनट में, रवि ने पहले कर लिया होगा 12 मिनट में कंप्लीट। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब तक 18 मिनट कंप्लीट हो रहे होंगे ये 6 मिनट और आगे भाग गया होगा। बात समझ रहे हो, ये क्या भाग गया होगा, रवि 6 मिनट और आगे चला गया होगा। ठीक है, मतलब 18 मिनट होते होते रवि यहाँ तक पहुँच गया होगा, और आपका सोनिया सिर्फ यहीं तक ही पहुँची होगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर और तेज ये भाग रहा होगा, सोनिया चल रही होगी। आप खुद सोच के देखो ना, कोई अगर स्लो भाग रहा है, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, कोई अगर स्लो भाग रहा है, कोई तेज भाग रहा है, तो एक पॉइंट तो आएगा ना जब इसके ज़्यादा चक्कर हो जाएंगे और ये इसके ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा। ये चल रहा है और ये ऑटोमेटिक, जैसे ये चल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप लोग के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना कि भैया ये मिल कैसे सकते हैं, मीटिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तो तेज है एक तो स्लो है। भाई एक ही जगह पे घूम रहे हैं ना, तो कहीं ना कभी तो होगा कि वो तो दूसरा वाला जो तेज भाग रहा है वो इसको फिर से इसके पास आ जाएगा। ये जब स्लो भाग रहा है, ये जैसे इसका पहला चक्कर ही लग रहा है, ये एक चक्कर लगा कर दूसरा चक्कर लगाने गया है, तो ये फिर मिलेगा ना इसको दूसरे चक्कर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो ये मिलना, जब ये मिला है, ये 36 मिनट पे हुआ है, कम से कम टाइम 36 मिनट तो लगेगा ही लगेगा दोनों को मीट होने में, अगर वो 18 मिनट और ये 12 मिनट लेता है तो। क्लियर, समझ आ गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके यहाँ पे है या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक मिनट मुझे देखने दो, इसमें तो नहीं है। हाँ यहाँ पे नहीं है, इसमें होना चाहिए, पर इन्होंने शायद हटा दिया है, आई थिंक हटा दिया है क्या, हाँ सर हटा दिया है। वो क्वेश्चन में क्या था मैं समझा देता हूँ आपको, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 4 का है, एक मिनट रुक जाओ, एग्जाम्पल 4 ये रहा। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो हम कर चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो वो जो था ना वो एचसीएफ का था, पता नहीं यार इन्होंने वो वाला क्वेश्चन क्यों हटाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो तो अच्छा क्वेश्चन था, इसके साथ का ही क्वेश्चन था, एचसीएफ का क्वेश्चन था वो, कोई नहीं। अच्छा मैं ओरली बताता हूँ उस क्वेश्चन में क्या था। एक आप अपना स्कूल का प्रेयर याद करो, जब प्रेयर हो रही होती है, असेंबली हो रही होती है, उस टाइम पे टीचर्स, जो भी इंचार्ज होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो लोग क्या कोशिश करते हैं, या पीटी टीचर होते हैं, वो लोग क्या कोशिश करते हैं, कम से कम रोज़ बने, है ना, और एक में ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में बच्चे आ जाए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक ही लाइन में आ जाए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक लाइन ना टूटे। जैसे गर्ल्स और कोएड स्कूल है तो गर्ल्स बॉयज़ का फिर अलग ही बनता है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है, वरना कोशिश होती है कि एक ही लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन बन जाए। वैसे जब आर्मी की परेड होती है तो क्या कोशिश करेंगे वो लोग कि जैसे 15 अगस्त के वो कोशिश याद करो, जब परेड होती है तो वो जो रोड में परेड होती है, वो उतने से रोड में ही सारे आर्मी वाले झुंड को आना होता है, तो क्या कोशिश करेंगे कि कम से कम रोज़ बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में कवर हो जाए सब कुछ, है ना, यही कोशिश करेंगे। मतलब
ज़्यादा से एक लाइन में, मैं एक लाइन की बात करूँ, एक लाइन में क्या कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स एक ही लाइन में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे हैं एक ही लाइन में आ जाए, ये कोशिश करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लाइन में आ जाए। इसका मतलब वो वहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, वो लोग SCF की बात कर रहे होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी कम की बात हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जब भी ज़्यादा की बात हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है। इस ऐसा आर्मी वाला क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों हटा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो आर्मी वाले क्वेश्चन में यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एक आर्मी की लाइन है, वहाँ पे 2 नंबर्स दिए हम लोगों ने, और वो बोल रहे हैं कि एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं, एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सोल्जर आ सकते हैं। तो इसका मतलब वो किसकी बात करें, SCF की, वो दोनों के दोनों नंबर्स का SCF करना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे, कुछ भी इंसिडेंट बताएंगे एंड 2 नंबर्स होंगे, पता लगाने का तरीका ऐसे 2 नंबर्स होंगे, कोई इंसिडेंट होगा एंड आपको वो पूछेगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी चीज़ों की बात होगी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। जब ऐसे कम ज़्यादा इन सब की बात हो रही हो, दिमाग खुल जाना चाहिए, चैप्टर 1 की बात हो रही है, LCM SCF की बात हो रही है। ठीक है, इससे डीप नहीं घुस सकता भाई इसमें, ये बहुत ज़्यादा था, इसके एक्सपैंड और नहीं हो सकता, मतलब सब बता दिया इसके रिगार्डिंग मैंने आपको। ठीक है, समझाने का तरीका कि इससे और इसमें और कुछ नहीं है भाई, ये पूरा समझा दिया मैंने। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं हम लोग अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा भैया, ये इर्रेशनल नंबर प्रूव करने वाला, कि ये क्या है, प्रूफ कीजिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, √7 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, सो। इसके लिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो आपको मुझे पहले समझाने हैं। भैया ये कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं ये कॉन्सेप्ट, भैया आपने लिखे क्यों हैं, NCERT के बुक में नहीं है क्या? बाबू ये आपके NCERT के 9th क्लास के बुक में था, अब 9th क्लास की चीज़ है, वो 10th क्लास में तो देंगे नहीं, क्योंकि CBSE वाले 9th में दे चुके हैं। बट मुझे पता है आप लोग को याद तो रहता नहीं है चीज़ें, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये सारे टर्म्स फिर से बता देता हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ। ये जो सूना सूना सा लग रहा है, सुना सुना लगेगा फिर वापस आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो सुनो ध्यान से। सबसे पहले प्राइम नंबर आपको पता है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगर प्राइम पता है तो को प्राइम क्या होता है, बताओ भाई, व्हाट इज़ को प्राइम नंबर्स, बताओ। हाँ भाई बताओ। मैंने आपको क्या समझाया था भैया, प्राइम आपने बताया था कि प्राइम वो होता है जिसमें एक आता है और एक से जाता है वो, और अपने ही टेबल से जाता है वो नंबर। तो को प्राइम क्या हुआ है, को प्राइम वो नंबर हुए जिसमें, सबसे पहले को का मतलब समझो, कंपनी देना को, इसका मतलब दो लोग, दो की बात हो रही है यहाँ पे, दो। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी 2 नंबर ले लूँ, मैंने लिया यहाँ पे 12, मैंने लिया यहाँ पे 14। ठीक है, क्या ये 2 नंबर को प्राइम है? आप बोलोगे भैया कैसे पता लगेगा? अगर इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्या, अगर इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि क्या है, 1 है, जो कि क्या है, 1 है, जो कि क्या हो, 1 है, तो मैं बोलूँगा हाँ ये को प्राइम है। बट यहाँ पे देखो 12 क्या किसी और नंबर से नहीं जाता? हाँ भैया 2 से जाता है ना, और 2 से क्या 14 भी जाता है? हाँ भैया 2 से 14 भी जाता है। तो भाई इसके एक से ज़्यादा को प्राइम नंबर है, 1 के अलावा, 1 के अलावा, 1 के अलावा बोल रहा हूँ, एक नहीं, 1 के अलावा कोई और को प्राइम वगैरह है, मतलब सॉरी 1 के अलावा कोई और फैक्टर है जो दोनों से जाता है, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, वो को प्राइम नंबर नहीं है सर। अच्छा भैया फिर एग्जांपल देना को प्राइम का, जैसे कि आपका 3 हो गया और 5 हो गया। 3 अपने टेबल से तो जाता है, लेकिन क्या 3 5 को भी डिवाइड करता है? नहीं भैया। 5 अपने टेबल से जाता है, लेकिन 5 के 3 को भी डिवाइड करता है? नहीं भैया। मतलब डेसिमल में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है ना, प्रॉपर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्या लेकिन 3 1 से जाता है? हाँ भैया। और क्या 1 5 से भी डिवाइड होता है? हाँ भैया। तो क्या इन दोनों के एक ही फैक्टर हुए, 1? हाँ भैया। तो मैं बोलूँगा 3 और 5 इज़ अ को प्राइम नंबर। इसका मतलब जो इसका सिर्फ फैक्टर एक ही है वो को प्राइम, जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, मतलब एक ही नंबर से दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वो को प्राइम नहीं है। सिंपल सरल भाषा में यही को प्राइम का मतलब। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए। को प्राइम क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, को प्राइम का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। भैया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत अशांत, भैया क्या बोल रहे हो, हिंदी मीडियम में शांत और अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि मैंने फिर से लिया यहाँ पे 12, क्या 12 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ भैया। 2 6 जा 12, ये कट गया पूरा का पूरा। हाँ भैया, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर।
ठीक है, ये टर्मिनेट हो रहा है 6 पे, एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर पे ख़त्म हो जाएंगे, ये टर्मिनेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने यहाँ पे लिया से मान लो क्या लो 18, तो 18 को काटने के लिए मैं क्या करूँगा 2 9 या मैंने जैसे किया मैंने 18, तो ये पूरा का पूरा कट गया है ना। तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है भैया, टर्मिनेटिंग, जो कि पूरा का पूरा कट जाएंगे, वो नंबर्स को टर्मिनेटिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर 2 भी लगा दूँ तो यहाँ से 2 को नीचे लूँगा, फिर 2 1 जा 2 करूँगा और ये कट जाएगा, 91 पे कट गया, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। मतलब इसके आगे और भी कोई भी डिजिट जोड़ते जाओ, अगर ये कहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, डिवाइड पूरा का पूरा हो रहा है, लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है वह नॉन टर्मिनेटिंग पूरा का पूरा इसका उल्टा, नॉन टर्मिनेटिंग पूरा का पूरा इसका उल्टा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने अब क्लास 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गलती करो, पहले क्लास 1 देखना उसके बाद इसमें आना। और क्लास 1 में मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाने के लिए, जो कि आई होप आपने अब बना लिया होगा। कॉन्सेप्ट रजिस्टर में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मैं अभी जैसे पहले पिछले क्लास में 3 कॉन्सेप्ट्स कराए थे, 3 कॉन्सेप्ट्स में सारे के सारे होमवर्क बने थे। वो 3 कॉन्सेप्ट के लिए वो कॉन्सेप्ट नंबर, पहला कॉन्सेप्ट 1 और उसका सिर्फ हेडिंग लिखने का, ठीक है। और वो कहाँ से इरेजिनेट, मतलब कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से नहीं पकड़ा हमने। जैसे कॉन्सेप्ट 1 मैंने कहाँ से पकड़ा था, कॉन्सेप्ट 1 हमने पकड़ा था यहाँ से। थ्योरम नंबर क्या था, ये थ्योरम क्या था, कहाँ था थ्योरम एग्जाम्पल, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा थ्योरम 1.1, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। और इसके रिगार्डिंग हमने फिर ये वाले क्वेश्चंस देखे थे। कौन से क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, एक तो ये वाले मैंने आपको क्लास में करवाए थे, और मैंने एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इसी टॉपिक के ऊपर था, मतलब इस थ्योरम 1.1 के ऊपर था। तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1 वो का उसमें क्या है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये लिखना है। एंड देन उसके आगे 2-3 लाइन स्पेस रखना है, और उन 2-3 लाइन में क्या लिखना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे क्या होगा आपको पता होगा इस कॉन्सेप्ट का मैंने ये क्वेश्चन किया है। मतलब कभी भी आपको कॉन्सेप्ट कोई रिवाइज करना हो तो कॉन्सेप्ट आपने वीडियो से यहाँ से रिवाइज किया एंड सीधा आप उन क्वेश्चन पे चले गए जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे। और 2-3 लाइन इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ने को, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी तो हम लोग करेंगे नहीं, एनसीईआरटी के बाद हम एग्जाम्पलर में भी जाएंगे और भी चीज़ें करेंगे, है ना। तो आप लोग वहाँ पे लिख सके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चंस, पीवाईपी में ये क्वेश्चंस थे, सपोर्ट मटेरियल के ये क्वेश्चंस थे, है ना। तो आपको पता हो कि भाई इस कॉन्सेप्ट में ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने किए थे। उसमें से आप धीरे धीरे जैसे जैसे रिवीजन होती जाएगी आप क्वेश्चन को काटते जाना कि भाई ये क्वेश्चन अवॉइड नहीं करना, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार नहीं करने, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे करके, ठीक है। बात समझ आ रही है। जैसे ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें सारे एक जैसे क्वेश्चन है। आपने देखा कि मैं ये वाले 3 क्वेश्चन को काट दूंगा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन को पेपर के टाइम पे रिवाइज करूंगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, एक ही तरीके का है, तो 2 भी करूंगा तो भी इनफ। ऐसे करके आपने चीज़ें काटना उसमें शुरू करोगे, पहले नहीं, 2-3 रिविजन के बाद या 1 रिविज़न के बाद, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं हम लोग आगे। हम कहाँ पे थे, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भैया जैसे कि वो नंबर जो कि कभी डिवाइड ख़त्म ही नहीं होता, जैसे 10 है, 10 को मैं अगर मैं 3 से काटना चाहूँ तो कैसे काटूंगा भैया, 3 3 जा 9 करोगे, अच्छा फिर भाई यहाँ पे 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, ओके 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 करोगे, ओके कितना आएगा, 1 आएगा, पॉइंट है 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 कटेगा, 1 आएगा। भैया ये तो चलता ही जाएगा, हाँ भाई वही तो बोल रहे चलता ही जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, 3 3 3 3, ये 3.333, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 पे बार। भैया इस बार का मतलब कि ये 3 जो है ना यही बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये रिपीटिंग है। पर क्या है ये, पर ये रिपीटिंग नंबर है। पर क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, पर क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। अच्छा भैया ऐसा समझाने का क्या तरीका, ऐसा मतलब क्यों समझा रहे हो आप, क्योंकि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं ना, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब रैशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग है तो आप उसको रैशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। भाई वैसे रैशनल नंबर होते कौन से हैं, रैशनल नंबर का मतलब है जो कि आप किसके फॉर्म में लिख सको, p/q के फॉर्म में लिख सको। ये देखो इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी रैशनल नंबर को अगर आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो आपके क्या है,
मतलब कोई भी नंबर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/7, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ भाई ये रैशनल नंबर है। कैसे पता चला? 2 और 7 इनका सिर्फ एक ही को प्राइम नंबर है, क्या? 1। मतलब एक ही नंबर से डिवाइड होता है, क्या? 1 से। 2 से तो जाता है लेकिन 7 से नहीं जाता, 7 से जाता है लेकिन 2 से नहीं जाता, लेकिन 1 दोनों से जाता है, तो ये को प्राइम नंबर हुए। बिल्कुल सही भैया। अच्छा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म नहीं भी हो तो ये रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं इसको करके क्या आता है, देखते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 7 से, क्या आ रहा है? ये देखो, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, देख रहे हो? ये यहाँ पे अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा होता ना तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं दिखाता। ये इस नंबर पे पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। भैया इतना नंबर हम कॉपी में करेंगे नहीं भैया, करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। रैंडम नंबर पकड़ा था, ये छोटा था ये बड़ा था, इसलिए आपको इतना बड़ा नंबर निकला है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है। कितने भी नंबर बड़े पे ख़त्म हो रहा हो लेकिन टर्मिनेट तो हो रहा है, कहीं ना कहीं ख़त्म तो हो रहा है ये नंबर। लेकिन हमने जो ऊपर ऐसे वाला क्वेश्चन देखा था, ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा, ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा, है ना? हाँ भाई, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये नंबर्स कहाँ गया, अरे कहाँ है, हाँ ये रहा, 2/7 है, को प्राइम नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो यस दिस इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर का मतलब क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p/q बटे में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ टर्मिनेट हो रहा हो तो अच्छा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, इनमें हम 1 को भी बोलेंगे कि रैशनल, हाँ भैया, टू इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानते हैं, तो 1/1 इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। टर्मिनेट, और साथ ही साथ इंटीजर्स को भी पकड़ सकते हैं हम लोग। हाँ भैया, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है, एक अगर नंबर लाइन को मैं पकड़ूँ, ये मैंने पूरी नंबर लाइन पकड़ी, यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ लिखा मैंने -1, -2, -3, और अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। मतलब कहाँ तक गया है? कोई लिमिट नहीं है, अनस्टॉपेबल, यहाँ से भी अनस्टॉपेबल, कहीं तक भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? इंटीजर्स हैं सर। फ्रॉम माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जितने भी नंबर्स हैं सर, ये सारे के सारे आपके क्या है सर? रैशनल, सॉरी इंटीजर्स है। ये सारे के सारे क्या है सर? इंटीजर्स है। ठीक है, बात जम रही है आपको? ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप ही होप आपने छोटे छोटे सारे टर्म्स का मतलब आपने समझ लिए होंगे। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है भैया? नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो ऐसा नंबर जो कि रिपीट ना हो रहा हो, कुछ भी रैंडम कुछ भी आ रहा हो, कोई पैटर्न ना हो, कुछ सेम नंबर भी नहीं आ रहे, कुछ भी आ रहा हो, अनडिसाइडेड जो मर्जी आ जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कुछ नंबर्स पकड़ते हैं, कुछ नंबर पकड़ते हैं, जैसे कि क्या पकड़े, एक मिनट, देखो जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लूँ यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कोई नंबर लूँ 22/7 जैसे मैंने लिया, ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है, तो 7 यहाँ पे मैंने लिया 22, आप काट के देख लो, 7 3 जा 21, कटेगा क्या आएगा? इसके लिए मुझे ना दूसरा कहीं ब्लैंक पेज है वहाँ पे करते हैं, खाली पेज है यार, ये लोग खाली क्यों नहीं देते कोई पेज, क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा ना। ओके, यहाँ करते हैं, चलो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, यहाँ मैंने लिया 7, ओ भाई ज़्यादा मोटा हो गया तो, ठीक है, यहाँ मैंने लिया 22, अब देखो बहुत बड़ा जाएगा, 7 3 जा 21, क्या आएगा? 1, पॉइंट लगेगा 0, 7 1 जा 7, फिर 3, पॉइंट है तो 30, 7 4 जा 28, फिर क्या आया? 2, 30 में से 28 का 2, पॉइंट है तो 0, फिर 7 2 जा 14, क्या आएगा? 6, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, ठीक है, पॉइंट है तो 0, 60 बन गया, फिर 7 से काटोगे, 7 8 जा 56, कितना आएगा? 4, है ना, पॉइंट है तो 7 8 जा, यहाँ पे 8 आ गया, पॉइंट है तो यहाँ पे 4, फिर 7 5 जा 35, काटेंगे तो क्या? 5, फिर पॉइंट है तो 0, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। ये मैं करता रहना, क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा। ये देख रहे हो 10 आ गया अब यहाँ पे, ये पॉइंट आया, अब फिर से यहाँ पे 10 बना, अब फिर से करेंगे 7 1 जा, आ गया 7 1 जा 7, ये कटेगा
यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 0, फिर करेंगे 7 4 28। तो ये ना आपको नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और कहीं पे आपको दिख रहा है ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या सर? ये नॉन रिपीटिंग है, कोई रिकरिंग नहीं है कि यहाँ पे 3 4 है जो कि बार बार आ रहा हो, 3 4 3 4 3 4 ऐसा नहीं है, या फिर 3 3 3 ऐसा नहीं है, या 7 2 7 2 7 2 ऐसा भी नहीं है, 7 1 1 7 1 1 7 1 1 ऐसा भी नहीं है। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे जब आते हैं ना क्वेश्चन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो इनको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं सर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करो तो ये है, कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है देन दैट नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ओके भैया, ओके। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भैया? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4 हो गया, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2, 9 हो गया, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3, आपका क्या बोलते हैं 16 हो गया, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4, है ना। 4 4 सा 4 इंटू 4 16 होता है ना, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो जैसे 5 इंटू 5 25, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 25 परफेक्ट स्क्वायर, 36 परफेक्ट स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 6 6 36 होता है। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? 7 7 49 होता है। आपका 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 8 8 64 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसका भी काम आएगा। तो आपको बस ध्यान में होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना सर, ये एक रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सारे के सारे क्या है सर? एक रैशनल नंबर है, ये याद रखना। ये परफेक्ट स्क्वायर भी रैशनल नंबर्स है। ओके सर, तो आगे बात सुनिए। आगे क्या बात है सर? आगे बात ये है कि ओके, मैंने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया है तो अब कोई कॉल वॉल नहीं आएगा मेरे पास। हाँ सर, डिस्टर्ब, वो रिदम टूट जाता है, पता नहीं चलता क्या चीज़ था, क्या बता रहा था, पता नहीं। हाँ भाई, तो हम लोग ने परफेक्ट स्क्वायर तक की बात कर लिया था, आई होप, ठीक है। और हम लोग ने मोटा मोटी अब हम लोग तैयार है ये समझने के लिए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो है उनको हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे। मतलब भैया, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको मैंने ये समझा दिया कि रैशनल क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है। इनके अलावा कुछ भी है तो इर्रेशनल हो गया। हाँ, को प्राइम है तो भी रैशनल है ना। ये हमने बात कर ली है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इर्रेशनल क्या है। भैया वो प्रूफ क्यों करना, जो रैशनल है नहीं है वो इर्रेशनल हो गया, वही तो बात है भाई, वही तो प्रूफ करना है। आगे यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन, यहाँ पे ये √2 √3 √5 ये जो आएंगे, इनको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग यही मानेंगे, क्या मानेंगे कि हमने माना है कि ये एक रैशनल नंबर है। और एट द एंड में ऐसा हो रहा होगा कि हमारा जो एजप्शन है, ये जो हमने माना था वो इनकरेक्ट निकलेगा, जो हमने, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा हमारे एजप्शन को। हमारे एजप्शन हमने जो माना है कि ये √2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। और अगर ये इरेशनल नहीं है तो क्या बनेगा? ये इरेशनल। तो यही चीज़ को हमें प्रूफ करना है। जो भी आपने सोचा ना कि भैया आपने बता दिया रैशनल क्या क्या होता है, तो इरेशनल को क्यों प्रूफ करना? भाई यही चीज़ है कि रैशनल को हम मान के करेंगे, रैशनल नहीं निकलेगा वो, और तब हम उसे बोलेंगे इरेशनल। मैंने आपको ये सब बता दिया कि रैशनल किसको बोलते हैं। तो हम इन पूरे जो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो रैशनल होने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, क्या वो चीज़ें हो रही है। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही है तो हम लोग बोलेंगे भाई ये तो रैशनल वाली चीज़ें नहीं हो रही है, तो ये इरेशनल है, ठीक है। यही पूरा इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में आता है, और यही चीज़ बच्चे को फंसाता है, समझने में उनको दिक्कत देता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बोल दूँ, आप मेरे साथ जब बैठ के सुन रहे हो तो आपको ना सर सुनना है, लिखते मत बैठना, क्योंकि मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है, लोग ना अपने नोट से पढ़ा रहे होते हैं, अपने अलग अलग चार्ट से पढ़ा रहे होते हैं, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। दिक्कत पता है क्या आती है? बच्चे ना उसको फिर बैठ के वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्लास में बस वो लिखने के लिए भाई बंदा आया है क्लास में, वो समझने वाला पार्ट तो बहुत चला ही जाता है, क्योंकि आप एक जगह दो जगह पे दिमाग तो लगा नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप सुन रहे हो ना, यहाँ कुछ गलती करोगे लिखने में, और अगर लिखने में तरीके से लिख रहे हो तो सुनने में कुछ गलती करोगे, कुछ ना कुछ जगह पे ब्लंडर होगा ही होगा सर। इसलिए
मैं आपको एकदम, ये आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप सबके पास है तो लिखने की कोई बात ही नहीं है। मैं इसलिए खुद कम से कम लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जैसे मैंने कुछ कुछ टर्म्स की बात की, आपने इसको जैसे समझ लिया, मैंने आपको समझा दिया, आपने इन टर्म्स को सिर्फ लिख लिया, ओके ये सारे टर्म्स हैं। बाद में अगर फिर भूल जाओ, बाई चांस खुदा ना खास्ता भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर से आ जाएंगे हम लोग इस वीडियो पे, फिर से देख लेंगे। कोई अब मैं आप बोलोगे भैया व्यूज़ के लिए बोल रहे हो क्या? भाई तुझे बाद में देखना है तो वीडियो बंद करके फिर लिख लियो, ले और क्या बोलूँ, है ना। तुझे अगर नहीं चलाना वीडियो को बाद में, तेरी मर्जी, तू अभी देख लियो उसके बाद लिख लियो, ठीक है। बट हाँ, मैं जब समझा रहा हूँ कोई चीज़ तब मत लिखना, तब से सुनना है सर, ठीक है। उसके बाद आप बेशक पॉज मार के लिखो या वीडियो ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ों को लिखो, वो आपके ऊपर है सर, ठीक है। मैं इसलिए कम से कम लिखवाता हूँ सो दैट लिखने का मामला ख़त्म हो जाए। जो चीज़ें मैं आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपको खुद भी रिवाइज़ करना है सर। ये सारे हाथों से क्वेश्चंस खुद सारे निकलने चाहिए, जो होमवर्क में दे रहा हूँ वो तो, लेकिन खुद की रिवीजन के लिए ये सारे क्वेश्चंस को आपको रिफ्रेश करते रहना है, लिख के एक बार करना है सर। जो ऊपर क्वेश्चन, जैसे ऊपर के मैंने 2 क्वेश्चन कराए ना अभी, अब ये नहीं कि भाई मैंने क्लास में करा दिया आपने समझ लिया तो हो गया। होमवर्क के अलावा जो बाकी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एक बार खुद से भी करना है सर, एक बार खुद से भी देखना है सॉल्यूशन को। कभी भी एक बात पता है कि आज बता दूँ, कभी भी टीचर को ना सर, कभी भी भगवान मत बनाना, कभी भी। आपका टीचर बहुत अच्छा होगा, होगा एक्चुअल का होगा, मैं बुरा नहीं मतलब गलत नहीं बोल रहा, मैं खुद मानता था, लेकिन ना उसमें पता है दिक्कत क्या आती है, उस टाइम प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम उसके बाद आती है। स्कूल लाइफ में ना हम लोग बस मान ये कर लेते हैं कि भैया ये मेरे, मतलब हम ना एक आइडियल बनाते हैं कि ये मेरा स्कूल का टीचर, ये मेरा ट्यूशन का टीचर, या ये भैया है, वो दीदी है, वो करवा रहे हैं, उन पर पूरा भरोसा है। और एक्चुअल में वो लोग खड़े भी उतरते हैं, वो लोग पूरी चीज़ें करवा भी देते हैं, हमें अपने से एफर्ट नहीं मारना पड़ता। लेकिन ना कभी भी ब्लाइंडली चीज़ों पे वो मत करना कि भाई मतलब ठीक है उसने करवा दिया, लेकिन खुद भी एक बार सॉल्यूशन देखना। अब मैंने जैसे आपको बता दिया, ठीक है, आपको किसी ने करा दिया, ये सारी चीज़ें समझा दिया, अब ये थोड़ी है कि जो मैंने आपको बोल दिया आप एक बार खुद से भी तो देखोगे ना सर, सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन कैसा दिखता है, खुद से भी तो हाथ से लिख के करके देखोगे ना, सॉल्यूशन आकर बनता कैसे है, वो सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे। 2 मार्क्स में है तो कितने स्टेप्स, मेरे क्या स्टेप्स ठीक से बन रहे हैं क्या, मैं इसमें और थोड़ा स्टेप्स को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने 3 लाइन बोली है, मैं अगर 3 बोल रहा हूँ तो 3 ही चाप छेप के रहोगे क्या, 2 मार्क्स का जब वो 3 लाइन आपको नहीं लगेगा अजीब सा लग रहा है क्या, मैं सॉल्यूशन देखूंगा क्या उसमें चौथी पाँचवीं और भी कोई लाइन है क्या मैं उसको और बढ़ा सकता हूँ क्या। सर सेल्फ एनालिसिस करना सीखो, सब कुछ हम लोग करके देंगे, प्लेट में परोस के देंगे, अभी अभी बहुत अच्छा लगेगा, बाद में बहुत दिक्कत होगी। वो जो खुद से रिसर्च वाला पार्ट है ना सर, कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा आप कि वो ज़रूरी है लाइफ के लिए, आपको आता नहीं होगा वो चीज़ करना, खुद से चीज़ों को समझना, खुद से चीज़ों को करना, खुद से चीज़ों को एक्वायर करना। ब्लाइंडली किसी के ऊपर पूरा का पूरा ऐसे मत बैठ जाना कि भाई तू ही करवा रहा है, मैं तो तेरे को पैसे दे दिए हैं, या पैसे भी नहीं दिए, मैं तेरे को बहुत भरोसा करता हूँ, आप खुदा हो ये हो वो, मैं आपसे कोई वो नहीं है, मैं उस टीचर को बुरा नहीं, वो टीचर बहुत अच्छा होगा तभी बच्चे उस पर फेथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना वो आपके लिए सर थोड़ा सा सही नहीं है, इन लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ब्लाइंडली चीज़ों पे बस भरोसा मत करो, बेशक भरोसा करने वाले बंदा हो, ठीक है, पर अपने से भी उस चीज़ों को एक बार देखो। एनसीईआरटी किसी ने ट्यूशन्स में करा दी है, उसका सॉल्यूशंस खुद भी देखना है, खुद से क्वेश्चंस को फिर से घर पे बैठ के भी पढ़ना है, ये नहीं कि भैया ने पढ़ा दिया कर लिया तो हो गया, खुद से कर चीज़ों को करना सीखो, ठीक है। ओके भैया, बहुत ज्ञान की बात होगी, चले आगे बढ़ते हैं सर, ऐसी क्लास लंबी करते हो भैया आप। हाँ वैसे बात तो ये भी सही है, ठीक है, ऑफलाइन में भी यही होता है मीन्स अभी भी वही बोलते भैया ये 40 मिनट का कंटेंट था, 20 मिनट का आपका मोटिवेशन था, 40 इससे अच्छा 20 मिनट पढ़ा देते भाई। आप यकीन मानो, जिनको मैं पढ़ा के निकले हैं जो बच्चे, जो सीनियर्स हैं ना, वो अब बोलते हैं भैया जो चीज़ें आपने बोली थी ना वो अब काम आती है। उस टाइम ना बड़ा बकवास लगता था, उस टाइम बोलो क्या बोल रहे हो भैया, मतलब पढ़ा दो ना, ख़त्म करो, या थोड़ी मस्ती करा दो, गाना चला दो, या फालतू की थोड़ी हंसी मजाक वाली बातें करो, ये क्या ज्ञान की बातें पेलने लग जाते हो। वो लोग अब आके बोलते हैं कि भैया नहीं सही बोलते थे आप, ज़रूरी थी वो सारी बातें, ठीक है। तो इसलिए बात समझो, बात मानो, जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके आगे है सर, अब हम लोग एक्चुअल में इस क्वेश्चन के ऊपर, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये थ्योरम को समझेंगे, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। इसको मैं आपको तरीके से समझाऊँ, मतलब एक सॉल्यूशन से समझाऊँगा, एक क्वेश्चन से समझाऊँगा, तब इस थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे।
देखो भाई क्या समझाना चाहता हूँ मैं, देखो और जूम होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इतना बहुत है। सुनो भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है 2, और यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 4। मैं बोल रहा हूँ क्या 2 4 को डिवाइड करता है? आप बोलोगे हाँ 2 4 को डिवाइड करता है। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर भैया 16 होता है। क्या 2 16 को भी डिवाइड करता है? आप बोलोगे हाँ भैया। क्यों? कुछ नहीं, 16 को डिवाइड करता है ना, आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 2 4 को भी डिवाइड करता है और उसका जो स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करता है। क्या ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है? हर एक पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब भैया अगर मैं यहाँ पे कुछ और को लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 5, क्या 5 10 को डिवाइड करता है? आप बोलोगे हाँ। अच्छा 5 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। क्या भैया 5 100 को भी डिवाइड करता है? आप बोलोगे हाँ करता है। आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो एकदम क्लियर है। आप तो मतलब एक बिंदु सा भी आपको डाउट नहीं होगा कि हाँ ये एकदम क्लियर है कि जो नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है वो नंबर का स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। फिर से क्या बोला मैंने बोला जो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर से? जो 2 है इस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वो जो नंबर जो डिवाइड हो रहा है उसका स्क्वायर भी उस नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। हिंदी में बोला मैंने इसीलिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज अभी पढ़ लेंगे थ्योरम में, लेकिन आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। 4 डिवाइड होता है 2 से, तो 4 का स्क्वायर भी डिवाइड होगा उस 2 से। ऐसे कोई भी नंबर को पकड़ लो, हर एक में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ठीक है भैया, अब पढ़ते हैं इस थ्योरम को, अब आपको समझ आएगा क्या बोल रहा था मैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है थ्योरम है, हाँ ये लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी को एक प्राइम नंबर मानते हैं, ओके मान लिया पी को प्राइम नंबर। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर था, 5 एक प्राइम नंबर था कि नहीं था? हाँ भैया था। 2 भी एक प्राइम नंबर था कि नहीं था? हाँ। ये जब डिवाइड कर रहे हैं किसको? ये जब डिवाइड कर रहे हो ए स्क्वायर को, मतलब ये जब 2 डिवाइड कर रहे हैं 16 को, जब 5 डिवाइड कर रहा है 100 को, स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। मतलब अगर 5 100 को डिवाइड कर रहा है, अरे भाई क्या हो गया मिट रहा, हाँ। अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं सर हमारे किसको? 100 को, तो 5 डिवाइड कर रहा है 10 को भी, 5 डिवाइड कर रहा है 10 को भी। 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो 2 डिवाइड करेगा 4 को भी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया एकदम करेक्ट, एकदम सही बोला आपने, है ना, करेक्ट है ना? हाँ भैया एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो बस यही बात ये लोग यहाँ पे लाइन में लिख रहे हैं कि अगर p मतलब जो भी प्राइम नंबर है वो अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव को नहीं लेना। मैंने यहाँ पे ऐसे क्या लिया था, 10 लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था। इंटीजर मैं अभी ऊपर समझा चुका हूँ क्या होता है। जैसे मैंने 100 लिया था, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिया था, 16 लिया था, मैंने आपके लिए 4 लिया था। ये क्या थे सर? पॉजिटिव थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, नेगेटिव नहीं थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ओके भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो p भी प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a, तो देन p a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? बस ये थ्योरम को आपको एक बार पढ़ के रखना है, रट्टा नहीं मारना, बस समझ के रखना है इसको, ठीक है। ओके भैया, ये आपको थ्योरम अपने उसमें भी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। कॉपी कॉन्सेप्ट कॉपी में ये वाली लाइन लिखोगे आप लोग, थ्योरम 1.2 लेट p बी a प्राइम नंबर, ए p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्सेप्ट में लिखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? ये कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये वाला सॉरी कॉन्सेप्ट 3 है, एक यहाँ का कॉन्सेप्ट समझाया था कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक ये तो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, और अब हम लोग आ गए कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर, जिसके लिए मैंने आपको ये सारे टर्म समझाया, और आई होप आपने सारे टर्म्स लिखे भी होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे सारे टर्म्स को लिखोगे आप, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। रैशनल, इरेशनल, रैशनल कैसे बोलते हैं, ठीक है, उनको भी लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरम 1.2 है इस पूरी लाइन को भी लिखोगे, इन सारे पे। ये सिर्फ ना मैं बुलेट पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि जब भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो आप सिर्फ इन टर्म्स को देखो। एक्टिव रिकॉलिंग पता है क्या होती है? एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब होता है चीज़ें आपके सामने लिखी नहीं है, आप उसको याद कर रहे हो। क्यों भाई? पेपर में ना भी आपको रिकॉल ही करना है, पेपर में लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको, वो टर्म्स को अपने आप खुद से याद करना है क्या चीज़ बोली थी। तो मैं अभी से आपकी वो हैबिट बनवा रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट में सब कुछ नहीं लिख रहे हो, सिर्फ आप वो टर्म्स को लिख रहे हो, तो क्या होगा, आप उन टर्म्स के बारे में सोचोगे कि वो टर्म्स क्या थे, उनमें क्या बात हुई थी,
क्या समझाया था, आप खुद से सोचने की कोशिश करोगे। ऐसे जब पूरे साल आप ऐसे ही करोगे ना, कॉन्सेप्ट के बस कॉपी खोलोगे, इतनी पतली सी कॉपी होगी 20-25 रुपये की आपकी, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे पूरे पूरे मैथ के, है ना, सिर्फ टर्म्स लिखे होंगे, उनको जब बार बार आप सोचोगे, बार बार रिकॉल करोगे, सर ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएंगे वो चीज़। ठीक है, बोलते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल रिविजन कैसे होते हैं, सर ऐसे ही होते हैं। कोई भी रैंडम हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा और उसके बारे में सोचा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोलती, नहीं याद आया तो वीडियो उठा के देख लिया हमने, या हमने कोई नोट्स बनाए हैं अलग से, उसमें एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनने चाहिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, उसमें सिर्फ टर्म्स आएंगे, बहुत पतली सी कॉपी होनी चाहिए वो। ठीक है, 20-25-30 रुपये की, उससे ज़्यादा मोटी नहीं होगी वो। ठीक है, 30 रुपये की कॉपी, उससे मैक्स मत बनाना उसे। ठीक है, ओके भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते भैया, चलो चलो आगे बढ़ो। तो अब हम लोग आते हैं असलियत में इस क्वेश्चन के ऊपर। कितना टाइम बाद हो गया, 55 मिनट हो चुका। अब हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पेपर में आता ही आता है। देखो भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से खुरेद कर पकड़ेंगे और समझेंगे। इसको हमें प्रूव करना इरेशनल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बोला है यहाँ पे लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स को मेरे पकड़ना। आपको सबसे पहले लिखना है लेट अस अज्यूम √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही भी है। हमने इसको रैशनल नंबर माना है, खुद से माना है। मैंने आपका नाम कुछ भी मान लिया, मानने में क्या जाता है, मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है भैया, आगे चलो। अच्छा, अगर ये रैशनल है तो हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि √2 अगर रैशनल है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, इन्होंने P/Q की जगह पे R/S लिया, या तो A/B लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। तो A और B लेके करते हैं, क्यों, इन्होंने हर जगह A और B लेके किया है। वैसे आप P और Q भी यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बोला लेट अस अज्यूम √2 इज़ अ रैशनल नंबर वेयर √2 is a rational number, so √2 can be written as P/Q। √2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेयर कॉमा डाल के नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन में आगे कंटिन्यू, वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। सर को प्राइम मैंने क्या समझाया था, को प्राइम जिसका सिर्फ 1 एक फैक्टर होता है और कोई इसका फैक्टर नहीं होता, और रैशनल प्रूफ करने के लिए, रैशनल होने के लिए को प्राइम होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं P and Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, P और Q क्या है, एक को प्राइम। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा होगा, ये देखो वेयर कॉमा डाल के लिखा, वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। ये क्या है सर, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये एक लाइन आ गई आपकी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। ठीक है, ओके। इन्होंने यहाँ पे को प्राइम को इन्होंने मतलब एक्सप्लेन करके बताया है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है और वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, कोई और से नहीं। पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप काट भी दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो B है, क्या मैं इधर इसको मल्टीप्लाई में ला सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है भैया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कौन सा कलर पकड़ लिया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ √2 और यहाँ पे लिखा है मैंने P/Q, क्या Q इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ भैया। तो Q √2 = P, ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल भैया बोल सकते हो आप। तो B √2 = A, ऐसा मैंने बोला, B √2 = A। ठीक है भैया, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे बढ़ो। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। भैया ये स्क्वायरिंग हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर करना है, भाई इसलिए तो क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर आपको पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है तो क्वेश्चन से क्यों होंगे, आप खुद ही ना खुद कर लोगे, हम लोग समझाने वाले बैठे ही क्यों हैं, जिससे आपको पता चले क्वेश्चन में करना क्या है। आपको ये, अब ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा, अब आपको पता होगा ना स्क्वायर करना है। तो ये मेरे मन में पहले आता था, भाई हाँ भैया सर जी हमें कैसे समझ आएगा ये ऐसे करना है, अब तो समझ आएगा ना। अब इस क्वेश्चन के बाद तो पता लगेगा ना कि हाँ ऐसे करना है, बस वही बात है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं सर, कहाँ, बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करते ही इधर भी और इधर भी क्या होगा, यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट के यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे √2 है ना, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2b² = a²। बिल्कुल ठीक भैया, तो ये आपकी पूरी लाइन आ गई, वी गेट 2b² = a²। ठीक है भैया, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब ये लोग बोल रहे हैं, जब यहाँ पे जैसे मैंने, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, बिल्कुल भैया लिख सकते हो, 2 × 5 10 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर भैया 100 होता है। तो क्या 100 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ भैया 100 भी हो सकता है, लेकिन कितने बार में, आपका 100 कितनी बार में होगा, 50 बार में। ठीक है, इसका मतलब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये लोग यहाँ पे जो लिखे ना 2b² = a², इसके बाद लिख रहे हैं ये लोग देयरफॉर 2 / a²,
देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। कैसे बोल पा रहे हैं, ऐसे बोल पा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 2 डिवाइड करता है 10 को। या मैं अगर लिख रहा हूँ 2 इंटू 50, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना 2 डिवाइड करता है 100 को। हाँ 50 भी करता है और 5 भी करता है, 50 भी करता है, लेकिन ये तो 2 प्राइम नंबर है, ये भी कर रहा है ना इसको और इसको डिवाइड। कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भैया कर रहा है। बस वही चीज़ ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं। अल्फ़ाबेट में यहाँ पे लिखा है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने आपको नंबर के फॉर्म में समझाया। क्या कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 इंटू बी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका मतलब 2 कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का फैक्टर है, 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। अब हम लोग लगाएंगे सर थ्योरम 1.3 जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे थे। कौन सा? ये वाला थ्योरम, सॉरी 1.2 था ना, हाँ 1.2 थ्योरम, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड ए को भी करेगा। वही चीज़ यहाँ पे ये लोग बोलेंगे, अगर 2 डिवाइड ए स्क्वायर को कभी करता है तो 2 डिवाइड ए को भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखने में गलती की है, ये 1.2 होगा ये। यूजिंग, यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय यूजिंग थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम 1.2 थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग बोलेंगे 2 डिवाइड करता है ए को। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर इट बाय यूजिंग थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, 2a को भी डिवाइड करता है। ये पूरी लाइन मैंने जो बोली है समझ आ गई। इसको ये वाले को तरीके से लिखना, जैसे मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ या जो भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके लिखवा रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर में लिखना, वो सिंप्लीफाइड तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया आगे चलो भैया, यहाँ तक एकदम क्लियर है, एक एक लाइन क्लियर है यहाँ तक कि ऊपर तक हमने जो भी किया। ठीक है, आगे एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा पूरे आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझते चलो बस मेरे साथ। अच्छा यहाँ तक भैया हो गया। इसके बाद ये बोल रहा है सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब भैया इसका मतलब क्या, ये क्या बोलना चाहता है भाई? सेम चीज़ बोली है जो अभी मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं 2 डिवाइड से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बोला, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 डिवाइड्स 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय समथिंग देन वी गेट 10, 2 इज डिवाइड बाय व्हाट, 2 इज डिवाइड बाय 5 देन वी गेट 10, है ना? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। 2 डिवाइड बाय समथिंग वी गॉट ए, 2 डिवाइड बाय समथिंग वी गॉट 10। तो 2 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ का भी नंबर नहीं पता हमें। यहाँ पे 10 की जगह क्या नंबर होगा पता नहीं ना। 10 की जगह अगर यहाँ पे हमारा 100 आ जाए तो ये 5 की जगह 50 बन जाएगा, अगर ये 1000 बन जाए तो ये 500 बन जाएगा, है ना? तो ये तो अगर ये फिक्स नहीं है तो ये भी फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा 2c इक्वल टू ए। यहाँ तक ठीक। फॉर सम इंटीजर सी, इंटीजर क्यों बोला? क्योंकि ये इंटीजर ही है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत कोई भी नंबर हो सकता है वो, है ना? इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर सी। ठीक है, ये एक लाइन आई, ये था ऑल्सो, और बाई यूजिंग 1.2। ठीक है, ये सारी ब्लू वाली लाइन है जो आपको लिखनी है। ठीक है, एक ये वाली लाइन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब ये लोग यहाँ पे ये जो ये है ना ए की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? ए की जगह पे 2c का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप जंप किया है, एक स्टेप यहाँ पे जंप किया है, यहाँ पे एक स्टेप आई है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये जो ए की वैल्यू 2c है ना, इसको आप लोग काम करना, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। यहाँ पे जब ये लाइन लिखी इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। अब यहाँ पे ये लाइन ख़त्म करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? थोड़ा सा मैसेज सा लग रहा होगा, मैं पूरा समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ ध्यान बना के रखो, अभी ध्यान मत भटकाना, अभी वीडियो स्टॉप मत करना, अभी इधर उधर मत भागना। मुझे पता बहुत लोग के अंदर से चल रहा है, कुछ समझ नहीं, दिक्कत हो रही है। रुक जाओ, अभी हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको थी इक्वेशन 1 माना। अब यहाँ पे लिखना आप लोग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में भैया हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं क्या, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1 है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लिखो इसको 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, वी आर, अब ये लिखना है वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, पहले हमने ये इक्वेशन को लिख दिया, अब लिखेंगे वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए
ए इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम ये इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लिखना, तो आप सीधा इस लाइन से भी यहाँ शुरू कर सकते हो। वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। और ए की वैल्यू क्या थी, देखो ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या थी 2c। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही भैया। हाँ भैया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को क्या करेंगे भैया 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर, यही होगा। हाँ भैया 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4c स्क्वायर। ठीक है, एकदम ठीक है भैया। ओके, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या कट सकता है, यहाँ पे भी इन्होंने देखो वही चीज़ लिखी है 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, बस इन्होंने ना एक स्टेप ये वाला जंप कर दिया था। तो आप लोग ये वाला स्टेप, आप लोग ये वाला स्टेप लिखना, ये स्टेप और ये वाला स्टेप। अरे रुक जा भाई, ये वाला स्टेप। ठीक है, इसको आप लोग लिखना। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके दिखाना और तब इसको लिखना। स्टेप जंप मत करना, मार्क्स कट सकते हैं। आप बोलोगे भैया एनसीईआरटी में इन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन ये यूजुअल है, स्टेप आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे मार्क्स, ये आप कुछ भी बोलो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना वो काट भी सकता है क्योंकि उसको स्टेप्स थोड़े जंप दिखेंगे। ठीक है, और स्टेप जंप अगर करोगे भी ना तो क्या पता आपको ही दिक्कत आ जाए, आपको ही वहाँ पे वैल्यूज पुट करने में दिक्कत आ जाए। इसलिए स्टेप जंप मत करो मैथ में, एटलीस्ट मैथ में, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है बाद में ना, चीज़ें समझ नहीं आती है। और फिर छोटी सी गलती हो तो नीचे का सारा आंसर गलत हो जाता है। आता हुआ चीज़ गलत करके आता तब ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पता है आता है फिर भी मार्क्स खो के आ गए, उसमें टाइम भी लगाया था फिर भी, है ना। इसीलिए चीज़ें कम करो लेकिन तसल्ली से तरीके से करो। ओके भैया, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये कैसे हुआ भैया, ये ऐसे हुआ, 2 से क्या मैं 4 को काट सकता हूँ 2 बार में, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 2 2 4 होता है ना। हाँ भैया होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, हाँ भैया एकदम ठीक है। ओके 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 ओके, नाउ 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 अब लाइन आती है इंपॉर्टेंट वाली, ध्यान से समझना। दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सॉरी ओके कहा था, हाँ। दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स b। अगेन कौन सा थ्योरम, यूजिंग 1.2। भाई यहाँ 1.3 क्यों लिखते थे ये लोग बार बार, 1.2 ही है ना, ठीक है बोल रहा हूँ ना। हाँ भाई ठीक है, यूजिंग थ्योरम 1.2, यूजिंग थ्योरम 1.2। बाई यूजिंग थ्योरम 1.2, जैसे हमने ऊपर बोला था यहाँ पे 1.2 थ्योरम को यूज़ करके हमने बोला था कि अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वैसे ए को भी करेगा। इन द सेम में अगर यहाँ पे ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे 2 अगर b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा था, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था ना 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 वाला। और आप ये नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ ए था इसलिए कर रहा था, यहाँ बी है तो नहीं करेगा। भाई ए बी ये तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, 10,000 100 1500 20,000 कुछ भी हो सकता है। तो ए लिखो या बी लिखो, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट में लिखा है यहाँ बी की जगह सी आ गया तो क्या दिक्कत है। लेकिन 2 से के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब 2 डिवाइड करता है ना बी स्क्वायर को, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर ये वाला पार्ट समझ आया था तो ये भी सेम है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है बस एक लाइन याद रखो, ये पार्ट अगर समझ आया था, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा ये वाला पार्ट। अगर ये वाला लाइन का मैंने जो लॉजिक समझाया था सेम लॉजिक यहाँ पे लगा है, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हुआ और कुछ नहीं। ठीक है ओके भैया। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ए और बी जिनको हम लोग ने को प्राइम बोला था ऊपर, हाँ भाई क्या बोला था हमने, को प्राइम नंबर्स बोले थे, मतलब ए और बी का सिर्फ एक ही फैक्टर है क्या, 1। हमने ये बोला था ए और बी का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। ये भाई गलत है, कैसे भैया, क्योंकि ए और बी का तो एक और फैक्टर निकल रहा है, कौन सा 2। मैंने आपको क्या समझा था, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जो कि उस नंबर से डिवाइड होता हो। फैक्टर मीन्स कोई भी नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता हो वो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है ना बी को, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है ना ए को, कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे देयर ए एंड बी हैव
एटलीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी का क्या है सर, दो एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, एक के साथ नहीं दोनों के साथ ही डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है किसको सर, द फैक्ट, ये फैक्ट को, ये जो फैक्ट है असलियत है, सच है, फैक्ट है क्या कि ए और बी एक हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ये फैक्ट को ये गलत बताता है कि ए और बी एक को प्राइम नंबर है। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हो दैट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी इज अ को प्राइम नंबर। ये जो फैक्ट है ना, ए और बी एक को प्राइम नंबर है, इसको ये गलत बताता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि टू एक कॉमन फैक्टर इसका निकल चुका है। ठीक है, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन, इस कॉन्ट्रेडिक्शन की वजह से, जो ऊपर वाला कॉन्ट्रेडिक्शन है ना, इसकी वजह से दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्रेडिक्शन से अराइज होता है क्या, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हमारा जो एजम्पशन था क्या, दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर इज़ इनकरेक्ट, रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर इज़ इनकरेक्ट, ये आपको इनकरेक्ट है। ये क्या है सर, ये आपका इनकरेक्ट है। क्या है सर, ये आपका इनकरेक्ट है। बात समझे? ये दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज़ अराइजन दैट द एजम्पशन दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, रूट टू एक रैशनल नंबर है, इज़ इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट रूट टू इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब मैं पूरी चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में भेजे में घुस जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है, और जब आता है 3-4 मार्क्स के नीचे का नहीं आता, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लिखा है, जैसे बोला है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखना है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट होगा। रूट टू की जगह रूट 3 बोलेगा, रूट 5 बोलेगा, रूट 7 बोलेगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, पूरी चीज़ों को जल्दी से ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट फोकस के साथ सुनना। कोई इधर उधर है तो कान में लीड लगा कर सुनो, कान में एकदम गेट वेट बंद करके सुनो, लेकिन ध्यान फोकस एकदम इधर ही होना चाहिए मेरी तरफ। चलो भाई सुनो। सबसे पहली चीज़ हमें प्रूव करना था रूट टू क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। और जस्ट सुन लो, ये होते ही, इसके बाद और कुछ मैं नहीं कराऊंगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होने के बाद, ये क्लास ख़त्म होते ही, या तो अभी पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख लेना, या तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कर लेना। लेकिन इंस्टेंट करना सर, छोड़ना मत बीच में, क्योंकि ये भूलते हैं। जो मैं तरीके से मैंने बोला है ना अभी लिखने को, अब भूलोगे इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार लिख लोगे, एक सुंदर से लिख लोगे ना तरीके से, बाकियों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी में सिर्फ नंबर चेंज करने होंगे। तो सुनो, ओके, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा करते हैं। चलो भाई, नहीं और कोई, ये वाला। ठीक है, हमें प्रूव करना है रूट टू एक रैशनल है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया, क्या हमने एज्यूम किया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। पहला पॉइंट, पहले चीज़ में ये आएगा, वी लेट एज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो हम लोग उसको किसके फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट रूट टू इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू या ए बाई बी, वेयर कॉमा डाल के, वेयर ए एंड बी, ये वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो ब्लू हाईलाइट करो बस वही लिखने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ इसमें और जोड़ लेना, यहाँ पे दैट आर, सॉरी बी, ये जो बी है ना, बी नॉट इक्वल टू, इसको हटाओ। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लेना, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सर b, ये जो नीचे वाला b है ना, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये याद रखना। मतलब भैया कभी भी आपने देखा 1/0 या 5/0, अटपटा सा नहीं लगना, नीचे 0, ये नॉट डिफाइन हो जाते हैं सर, ये एनडी हो जाते हैं, नॉट डिफाइन। ऐसा जब भी केस बने नीचे 0 वाला, तो वो आपका वो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बी की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने पी अपॉन क्यू लेके किया है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आपका पी है, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बी इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बी रूट टू इक्वल टू ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है भैया, बी रूट टू इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, वी गेट 2b², मतलब इनका स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर, रूट 2 से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट के 2 बचेगा, 2b² इक्वल टू a²। ठीक है, देयरफॉर अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स a² बाय यूजिंग थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स a², सो बाय यूजिंग थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स a ऑल्सो।
ठीक है, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो बाई यूजिंग थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 ए को भी डिवाइड करता है। ओके, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर सी। हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2c, हम लिख सकते हैं ए क्या है सर, इक्वल है किसके, 2c के, फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है सी, कोई भी इंटीजर हो सकता है सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसके बाद का मैंने लाइन कहाँ पे समझाया था आपको, नीचे समझाया था है ना, यहाँ पे। इसके बाद सीधा आ जाना है यहाँ पे नीचे, इसके बाद सीधा आ जाना है यहाँ पे नीचे। क्या बोला मैंने यहाँ पे, वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। मैंने बोला था इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, ये वाली लाइन, 2b² इक्वल टू 2c², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b², ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, ये रहा 2b² और 2c² का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और c², फिर ये कटेगा तो यहाँ पे b² इक्वल टू 2c², ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही, 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो बाई यूजिंग थ्योरम 1.2, ठीक है, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो बाई यूजिंग थ्योरम 1.2। रटना नहीं है, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ कि क्या लाइन किसके बाद कौन सी लाइन है, उसको आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। रटना नहीं है, पर चीज़ों को समझो, एक एक लाइन को समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 डिवाइड्स b ऑल्सो बाई यूजिंग थ्योरम 1.2, इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। ओके, देयरफॉर, ये भी लाइन ज़रूरी है, देयरफॉर a and b हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर ऐसे इसको याद रखने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद नहीं रखना, आप लोग सिंपल यहाँ पे लिखना, सो वी कैन से दैट, या देयरफॉर वी कैन से दैट a and b हैव अनदर कॉमन फैक्टर 2। ए एंड बी के पास एक दूसरा कॉमन फैक्टर है, क्या है, 2। कोई ग्रामर का यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो नज़रअंदाज किया जाएगा, लाइन समझ आनी चाहिए। क्या बोला मैंने, देयरफॉर ए एंड बी हैव अदर कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2, ठीक है। सो वी कैन, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट that a or b is a co-prime number, so it contradicts the fact that a or b is a co-prime number, ठीक है। so we can conclude that, ठीक है। यहाँ पे ये जो, अच्छा सॉरी एक लाइन में भूल गया था ना, हाँ, इज़ अ को-प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोग ने क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग ये समझाएंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। सो वी कैन, सो द assumption that root 2 is a, so the assumption that root 2 is a irrational number, so the assumption that root 2 is a rational number is incorrect। हमने जो assume किया था that root 2 is a rational number is incorrect, it contradict our assumption, so we can conclude that root 2 is a irrational number, ठीक है। it simple लिखना, it contradict our assumption that root 2 is a rational number, therefore we can conclude that root 2 is a irrational number, ठीक है। इन दोनों लाइन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों लाइन को फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो। It contradicts our assumption that root 2 is a root 2 is a rational number, so that we can conclude that root 2 is a irrational number, ठीक है। जम गया, और नहीं भाई समझा सकता, 2 बार समझा चाहिए, 2 में भी बहुत बार समझा दिया इस चीज़ को। आई होप चीज़ें एकदम क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर, चीज़ें सारी की सारी आपको समझ आई होगी बढ़िया से, ठीक है। अभी इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जैसे बोला, एक तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करना, ये रूट 2 वाला एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका होमवर्क में जाएगा, रूट 2 की जगह रूट 3 करके करना, सेम चलेगा, सेम सब कुछ, सिर्फ 2 की जगह पे 3 आएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद आप लोग, मैं खुद से होमवर्क में और दे रहा हूँ आपको, 3 के बाद आपको होमवर्क में रूट 5 का भी करना है, रूट 5 का, अरे भाई चल जा भाई, तरीके से क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं भाई, रूट 5 का भी करना है, रूट 7 का भी आप लोग को करना है, रूट 11 का भी करना है, रूट 13 का भी करना है, भैया इतना सारा, हाँ भाई करना है, पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन आपके। ये जब आप रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, 5 क्वेश्चन कर लोगे ना ऐसे ही, और ये जो एक रूट 2 वाला तो लिखोगे तरीके से, इसके बाद आपकी पकड़ में आ जाएगा, पूरा एकदम दिमाग में छप जाएगा ये पाँचों के पाँचों करने के बाद, ठीक है। इसलिए इसको लिख लेना, ज़रूर लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वाले क्लास में मुझे ज़रूर कमेंट में बताना किस किस ने लिखा, किस किस ने नहीं लिखा। जिसने भी लिखा होगा कमेंट में बताना, मैं उससे स्क्रीनशॉट्स मांग लूँगा इंस्टाग्राम में, ठीक है, या टेलीग्राम में कहीं पे भी, और मैं अगली वीडियो में उसको दिखाऊंगा भी, अगर जिसने भी लिखा होगा,
मैं दिखाऊंगा उसको अगली वीडियो में, जिसने भी लिखा होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जो भी भेजेगा उसका दिखाऊंगा। चलो अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट भैया? देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जब आप रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, जब आप रैशनल को इरेशनल से माइनस करते हो तो भी इरेशनल नंबर आता है। ओके भैया, आगे बताओ। जब आप रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो भी इरेशनल आता है। ओके भैया, और जब आप रैशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करते हो तो भी भैया इरेशनल आता है। ओके भैया, इट मीन्स हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। कोई भी रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, हमेशा आना तो इरेशनल ही है। जब भी रैशनल इरेशनल के साथ कोई भी रिलेशन हो, आता है इरेशनल ही। ठीक है, रैशनल इज कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, एंड जब भी इनका रिलेशनशिप बनेगा हमेशा आंसर रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। ठीक है भैया, अब समझते इसको क्या बोलना चाहता है ये। देखो भाई, शो डेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम फिर से कर रहे हैं हम लोग कि रूट 5 माइनस रूट थ्री जो नंबर है उसी को पकड़ लिया। 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। फिर से भाई सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। एज्यूम कर रहे हैं दैट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। ओके भैया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे वहाँ पे वेयर ए और बी इज अ कोप्राइम। जैसे ऊपर लाइन थी, अब मैं लाइन फिर से नहीं बोल रहा हूँ, लाइन आपको पता है। जहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, मतलब वी कैन से डेट 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। 5 माइनस रूट थ्री को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। वेयर ए और बी इज अ कोप्राइम नंबर, वेयर ए और बी इज अ कोप्राइम नंबर। मेरे वर्ड्स को याद रखो जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से। वेयर ए और बी इज अ कोप्राइम नंबर, इज अ कोप्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके बाद हमने रूट थ्री को अकेला किया। रूट थ्री को कैसे अकेला किया? देखो 5 यहाँ का यहाँ रहा, रूट थ्री माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये इधर आ गया माइनस में ए अपॉन बी, और माइनस का रूट थ्री उधर चला गया प्लस में, प्लस का रूट थ्री हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, नाउ इसको अगर हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे अगर, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका एलसीएम हो सकता है। एलसीएम होगा तो क्या आएगा नीचे? बी। 1 इंटू बी, और बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 5b माइनस ए। ठीक है, तो 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री चल रहा है। इक्वल टू में क्या चल रहा है? इक्वल टू में हमारा रूट थ्री चल रहा है। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है? रूट थ्री चल रहा है। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी क्या? हमने ये देखो आगे इन्होंने क्या बोला है, सिंस ए और बी आर इंटीजर्स, सिंस ए और बी क्या एक इंटीजर है, वी गेट 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल। 5 माइनस ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, आप ए अपॉन बी की जगह पे कोई वैल्यू पुट करके देख लो, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैंने पुट किया ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 1, तो यहाँ बना 2/1 और यहाँ पे 5 माइनस 2, तो ये क्या आया? 5 माइनस 2 जो कि आया 3। एक सिंपल 3 आया। क्या है? रैशनल है? बिल्कुल है भैया। क्यों? 3/1 इज पी, हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोप्राइम नंबर भी है और ये आपका डिवाइड भी होता है 1 3 3, तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे आप कुछ भी पुट कर लो ए अपॉन बी की जगह पे, कुछ भी मतलब कुछ भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे ए और बी की जगह पे, आपको ये रैशनल ही मिलेगा। अगर आपने एक इंटीजर्स पकड़े हैं तो रैशनल ही मिलेगा। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको एक बात समझाई थी क्या? दैट अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये चीज़ अभी समझी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर, रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर, हमने ये चीज़ माना है। 5 माइनस रूट थ्री एक रैशनल नंबर हमने माना था, 5 माइनस रूट थ्री को हमने रैशनल नंबर माना था। हमारे यहाँ पे भी आ रहा है ये वाला पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं वी गेट 5 माइनस ए अपॉन बी इज़ अ रैशनल नंबर, एंड सो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर। रूट थ्री को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे हैं। आइए, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आया, थोड़ी दिक्कत आ रही हो। सुनो, ईजी पीजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ईजी पीजी। देखो भाई, बात समझो, बात सुनो, ध्यान से बात सुनो। देखो यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से मेरे साथ पढ़ो। क्या बोल रहा है ये? सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर है, वी गेट, हमें मिला दैट 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल। हमें मिला दैट 5 माइनस ए अपॉन बी क्या है सर? रैशनल है। क्या है सर? रैशनल है। क्या है सर? रैशनल है।
ठीक है। और ये किसके इक्वल था, √3 के इक्वल था। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये रैशनल है तो इसके सामने जो ये जिसके इक्वल है, जिसके ये इक्वल है, किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि √3 भी क्या है सर, रैशनल है। √3 भी क्या है, रैशनल है। हम लोग ये बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये रैशनल निकला, ये वाला पार्ट हमारे, ये वाला पार्ट रैशनल निकला, तो ये इसके इक्वल है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये भी इसलिए रैशनल है। क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। ये इस लाइन का क्रक्स है, इस लाइन का जो निचोड़ है ना, जो इस लाइन को मतलब इसका मीनिंग है वो ये है, ये समझाना चाहता था। बट अब बिग बट, क्या सर, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ऊपर ये सब प्रूव करके आ चुके हैं, हम ऊपर ये सब देख कर आ चुके हैं, क्या क्या √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये जो √3 है, ये जो √3 है, वी कैन कंक्लूड √3 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है ना, हम ये मान चुके हैं। एंड अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, एन इरेशनल नंबर, क्या सर, एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, एक इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमारे फैक्ट को। ये जो असलियत है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है असलियत, सच्चाई। ये जो सच्चाई है, क्या सच्चाई, कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको ये गलत बता रहा है। अगर मैं इसको रैशनल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, कोई एक ही तो होगा दोनों में से। पर असलियत में तो फैक्ट क्या है कि ये इरेशनल है। जैसे ऊपर हमने एक फैक्टर बोला था ना कि ये कोप्राइम है, हमने इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, हमने बोला था कि ये कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट करता था इस फैक्ट को कि ए और बी एक कोप्राइम नंबर नहीं है। आप देख रहे हो इनका प्रोसेस, ये तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर, पहले हम कुछ मानते हैं और फैक्ट को लेके चलते हैं, बाद में वो फैक्ट गलत साबित हो जाता है, और जब वो फैक्ट गलत साबित हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये एजम्पशन गलत है, ये गलत हुआ था। ऐसा चल रहा है इसे, ठीक है। कुछ मानते हैं, उसके फैक्ट को पकड़ के चलते हैं, उस जो माना है उसके फैक्ट को पकड़ के चलते हैं, आखिर में करते करते वो फैक्ट गलत, पता वो गलत निकल जाती है, वो गलत निकल जाती है, तो जो हमने माना था वो भी गलत हो जाता है, तो जो हमने माना था उसका उल्टा सही हो जाता है, ठीक है। रैशनल माना था तो वो इरेशनल हो जाता है। सेम यहाँ पे फैक्ट ये था, इन क्वेश्चंस में हम लोग हम ये जानते हैं, फैक्ट है कि √3 क्या है, ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, सॉरी एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों भैया, इसको आप इरेशनल कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि आप एक रैशनल को इरेशनल से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है। रैशनल को इरेशनल से प्लस करो तो क्या आएगा, इरेशनल। मतलब अगर वहाँ 5 - √3 की जगह 5 + √3 होता ना, तो भी मैं बोलता क्या ये इरेशनल नंबर है। अगर 5 √3 होता तो भी मैं क्या बोलता, इरेशनल नंबर है। होगा एक कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे 2 √3 लिखा होगा, तो वहाँ पे आप ना √3 को अकेला, मेन मकसद है अकेला करना, जो यहाँ पे पार्ट है ना उसको अकेला करना है। √3 को अकेला करोगे, इक्वल टू में p/q चल रहा है, तो p/q और 2 नीचे आ गया तो 2q हो गया। और अब हम लोग ये बोलेंगे दैट p/2q इज अ रैशनल नंबर, p/2q एक रैशनल नंबर है, एंड सो वी कैन से दैट √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, p/2q इज अ p and q, if p and q is an integer, we can say that 2p/2q is a rational number, so √3 is also a rational number, but this contradict that √3 is a irrational number, but ये contradict करता है, ये गलत बताता है कि √3 एक irrational number है, ठीक है। हमने इसको रैशनल बोला तो हम इसको भी रैशनल बोल रहे हैं, लेकिन हम इट कॉन्ट्रडिक्ट अ फैक्ट, लेकिन ये गलत कर रहा है इस फैक्ट को, कौन से फैक्ट को, दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 2√3 इज अ इरेशनल नंबर। मैंने एक और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करा दिया, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कोई प्रूफ नहीं है सर, इसमें सिर्फ ना हम लोग चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कोई एजम्पशन लेके चल रहे हैं और एजम्पशन को गलत बता दे रहे हैं, तो वो चीज़ हो जा रही है, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरम है, कोई थ्योरम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली, नहीं सर। कोई चीज़ को पकड़ी, फैक्ट जो असलियत है उसको पकड़ा, एजम्पशन के बेसिस पे उसको लेके चले, गलत प्रूफ हो गई तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ आ गया, बिंदास, परफेक्ट है। ये वाला पार्ट लिख लेना सर, ये जो है ना, प्लस करते हैं तो भी इरेशनल, माइनस करते हैं तो भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल, डिवाइड करते हैं तो भी इरेशनल, और इक्वल टू में है तो भी इरेशनल। रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, नेवर बी, ये इक्वल नहीं हो सकता।
ये कुछ टर्म्स है, ये लिख लेना। और मुझे आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझा। देखो मैंने बोला था ना ये ना मल्टीप्लाई वाला भी, इसमें इन्होंने √2 को अकेला किया हुआ है। ये देखो √2 को अकेला किया इन्होंने, यहाँ पे बोला ये एक रैशनल नंबर है तो √2 भी एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल इन्होंने बोला। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं हमारे फैक्ट को, देयर √2 इज ए रैशनल। बोला हम जानते हैं ये फैक्ट है कि √2 इज रैशनल नंबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट √3 √2 इज अ रैशनल नंबर। सर जम गया बिल्कुल तरीके से। इसमें ये लोग क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हैं। 3 प्लस में 2√3 ऐसा दे दिया तो यहाँ पे 3 अकेला करोगे, 2 को भी अकेला करोगे, मतलब √3 अकेला होना चाहिए, इन सबको उस तरफ भेज दोगे, आप पे आ जाएगा 5 माइनस 6√7 ऐसा आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है सर। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा कोई चीज़, जैसे आ गया आपके पास 6√5/2 ऐसा आ गया, तो √5 को अकेला करोगे और सेम ये प्रोसेस चलेगा, को प्रोसेस यही सेम चलेगा। ठीक है, जो मैंने समझाया। तो ये पूरा एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है ना सर, ये आपके सारे के सारे होमवर्क में, देखो प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भी आ गए हैं, ठीक है, सिंगल वाले भी हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तो ये पूरा आपका ये होमवर्क में है सारे का सारा, तीनों के तीनों सारे। आई होप चीज़ें सारी क्लियर होगी। आपका इंस्टेंट एक होमवर्क है, आज का होमवर्क तुरंत जाके करना है। ये रैशनल इरैशनल वाला क्वेश्चन तो ज़रूर करना है, जितने भी टर्म्स मैंने अभी बोले हैं सारे टर्म्स ये लिखने हैं सर, ये सारे टर्म्स को अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखने हैं और ये सारे होमवर्क में भी होने चाहिए सारे। √5 वाला, √7, √11 जहन में बैठ जाएगा, सच बता रहा हूँ, अभी कर लिया ना जहन में बैठ जाएगा सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके और वो जो नीचे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लिए, जहन में बैठ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 1.5 घंटा हो चुका है और इसी के साथ मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ बोल सकता हूँ मैंने चैप्टर 1 को बहुत इज्जत और शिद्दत से एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही निचोड़ के करवाया है। इन 2 वीडियो के बाद NCERT का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा चैप्टर 1 से रिलेटेड, ये मेरा दावा है। दिखा दो जिस मर्जी को ये वीडियो दिखानी है, मैं गारंटी देता हूँ कि 2 वीडियो, ये 3 घंटे जो हमने लगाए हैं, पिछला भी 1.5 घंटा था, ये भी 1.5 घंटा, मोर देन इनफ फॉर NCERT चैप्टर नंबर 1, मोर देन इनफ सर। लोग 1 शॉट में रिवाइज कराते हैं 3 घंटे में पूरा चैप्टर नंबर 1, उसमें वो लोग इधर उधर के सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके करवाते हैं, बट मैंने अभी सिर्फ NCERT पे फोकस किया और इसके कॉन्सेप्ट्स को आपको करवाने की कोशिश किया है। आपका जड़ में बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, ऊपर के अपने आप रूट स्टेम्स अपने आप बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, भाई जड़ को हम लोग तेज कर मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, और आपका टाइम नहीं लेते हुए चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है सर उसे भी दबा देना और शेयर कर देना अगर अपने किसी भी यार दोस्त के साथ करना लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है, कुछ हेल्पफुल लगा है, कुछ मीनिंगफुल मिला है, कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ है आपके लाइफ में, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। चलो बाय बाय।